हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 15 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को आज हम बिल्कुल बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्रश्न को कैसे आसान वे में बनाया जाता है, समझा जाता है, वो आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, आपको यही निकालना है। ठीक है, दो वृत्त है, हम दो वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, रुकिए, हम दो वृत्त ले लेते हैं, सिर्फ ले लेते हैं। ठीक है, ये पहला वृत्त हुआ, ये दूसरा वृत्त हुआ। ठीक है, हम दो वृत्त ले लिए। अब दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ 1:4। त्रिज्या क्या होता है, इसका सेंटर से यहाँ अगर परिधि में लाइन मिला देंगे त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या है। इसी को इस पार यहाँ तक आके मिला देंगे, मतलब दोनों तरफ परिधि को टच कर देंगे लाइन, तो इसका व्यास हो जाएगा। ये तो जानते होंगे आप। ठीक है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया है 1:4। हम मान लेते हैं पहली वृत्त का त्रिज्या R1 मान लेते हैं और दूसरी वृत्त की त्रिज्या R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1 दिया है, दूसरी वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 4 दिया, यानी कि 1:4 दिया हुआ। ठीक है, ये त्रिज्या का अनुपात है, रेशियो है, यानी कि रेडियस का रेशियो है। ठीक है, अब हमको किसका चाहिए रेशियो, हमको क्षेत्रफल का चाहिए। किसका, क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यहाँ देखिए, पाई, पहला वृत्त का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि पहला वृत्त का त्रिज्या R1 माने थे, अनुपात दूसरा वृत्त का त्रिज्या R2 माने, तो पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। R1 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर अनुपात, फिर R2 का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, अनुपात 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल गया, 1:16 निकल गया। कितना, 1:16 निकल गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1:16। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। इसी तरह से हम प्रत्येक प्रश्न को बताएंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को आज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है और 15 साल के बाद यही अनुपात 9:8 हो जाता है। यानी कि जो 6:5 दिया है वर्तमान आयु, 15 साल के बाद ये 9:8 हो जाता है इसका अनुपात। तो मीरा की आयु कितनी होगी आपको निकालना। देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाए कैसे जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट वे में, कोई बेसी नहीं लंबा चौड़ा उतना जाएंगे नहीं। देखिए कितना कम समय में है, ऐसे प्रश्न को बनाते कैसे आप लोग सीखिए। ठीक है, यहाँ पे माया है और मीरा है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे माया, बिल्कुल आराम से। ठीक है, माया और मीरा दिया है तो लिख दिया माया और मीरा। अब माया और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात है 6:5। ठीक है, और ये 15 साल के बाद कितना हो जाता है, 9:8 हो जाता है। ठीक है, कितना साल के बाद हुआ, 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है ना 15 साल के बाद, यानी कि वर्तमान में आयु था 6:5 माया और मीरा का, लेकिन 15 साल के बाद हुआ आयु बढ़ के कितना हो गया, 9:8 हो गया। तब कहता है कि मीरा का आयु कितनी है। देखिए यहाँ कितना बड़ा रेशियो में, देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, 5 से 8 हो गया है, यहाँ भी 6 से 9 हो गया। कितना बढ़ रहा है, यानी कि 3 बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं 3 बढ़ रहा है, 5 से 8 3 बढ़ रहा है ना, 6 से 9 3 बढ़ रहा है, नहीं डिफरेंस सेम है। जब डिफरेंस सेम रहता है तो क्वेश्चन को बनाने में और आसान, बहुत मतलब आसान हो जाता है जब डिफरेंस सेम रहता है। जब डिफरेंस सेम नहीं रहता है तब हमको डिफरेंस सेम करना पड़ता है, तब बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम है, ये बहुत ही आसान है। तो डिफरेंस कितना का, 3 का है। तो यही 3 यूनिट का वैल्यू, यही 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 वर्ष। कितना, 15 वर्ष। 3 यूनिट का वैल्यू 15 वर्ष है। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 5 = 15, तो 5 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। अब हमको क्या कहता है कि मीरा की आयु कितनी है। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, हमको मीरा का आयु निकालना है। देखिए मीरा का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5 है। वर्तमान आयु का अनुपात मीरा कितना है, 5 है। ठीक है, अब 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 या 25 हो जाएगा, यानी कि मीरा का आयु कितना वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 वर्ष। ठीक है, समझ गए। अगर यहीं पे कहता माया की आयु, जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष है तो माया का यूनिट में मान कितना है, वर्तमान का 6 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 6 यूनिट का वैल्यू
30 हो जाएगा। माया का पूछता 30 वर्ष, मीरा का पूछा है तो 25 वर्ष, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो ऐसे आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस डिफरेंस सेम था तो 3 का डिफरेंस था, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, वर्ष में कितना का डिफरेंस था, 15 वर्ष, लेकिन यूनिट में डिफरेंस 3 का था, तो 3 यूनिट का वैल्यू 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5। जब 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया तो हमको 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए, 5 या 25, तो मीरा का आयु 25 वर्ष हो गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और सारे प्रश्न का PDF आपको कर दीजिए। जेएस अड्डा के नाम से ही चैनल है टेलीग्राम में, वहाँ जाकर आप जुड़ जाइएगा, सारे प्रश्न का PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ट्रेंड अभी चल रहा है। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको ये निकालना है। यानी कि एक आयत है, रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई में 8% की वृद्धि हुआ, चौड़ाई में भी 12% की वृद्धि हुआ, तब बोलता है टोटल उसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, आपको ये निकालना। देखिए, तो ऐसे प्रश्न बस वही ए बी वाला फॉर्मूला पे आपको निकालना होगा। कैसे, ये फॉर्मूला पे बैठाइएगा, a + b प्लस a × b बाय 100, इसी पे बैठा दीजिए, इसी फॉर्मूला पे निकल जाएगा आपका। a है 8%, फिर प्लस b की जगह 12 रख दीजिए, प्लस फिर ये 8 × 12 कर दीजिएगा, 12 8 यानी तो 8 × 12 यहाँ लिखिए दीजिए ना, बट्टा 100, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अगर काटिएगा इसको 4 से 4 × 12, यहाँ 4 से काटिएगा तो 2500 के 100, नहीं काटिए, बाद में और आसान होगा, अभी काटिएगा तो फिर झोल झाल हो जाएगा, मत काटिए। देखिए 12 में 8 जोड़िएगा तो 12 8 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ 12 × 8 की जगह 12 8 96 और बट्टे 100। अब यहाँ 100 से भाग लगने में आसान होगा ना, क्योंकि 2 0 है तो दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए, 2 अंक से पहले दशमलव बैठेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 तो रहबे करेगा, प्लस इसमें अगर भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 0.96 आ जाएगा, तो फिर 20 में 0.96 जोड़िएगा तो 20.96 हो जाएगा, ठीक है, इतना % का वृद्धि होगा उसका क्षेत्रफल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत सारे नियम है, तरीका है इसको बनाने का, ठीक है, जैसा भी आपको पसंद है तो ऐसे बनाएगा, बिल्कुल आसान, तुरंत बन जाएगा, है ना, कम समय में। तो कहता है इसका लंबाई में 8% बढ़ा दिया, चौड़ाई में 12% बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा, तो ये फॉर्मूला बैठा दिए, a + b + ab बाय 100, तो एक जगह 8 रख दिए, b की जगह 12 रख दिए, तो सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट है कि दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, दो संख्या है, दो प्राकृतिक संख्या का अनुपात दिया है 6:8, तो दोनों संख्या का अनुपात दिया है 6:8, तो इसको हम ना यहाँ पे रेशियो में तो x मान सकते हैं, इसका वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो 6x/8x मान लिए। अब आगे क्या कर रहा है, उनका गुणनफल दिया हुआ है 768, यानी कि इन्हीं दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, तो गुणनफल का मतलब क्या हुआ, 6x × 8x, इसका गुणनफल कितना है 768। ठीक है, यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो 6x × 8x की जगह तो 6 × 48, 6 × 48 x × x² बराबर हो जाएगा 768। तो फिर x² से अगर निकालेगा तो ये 768 इधर गुना में है 48, इधर आएगा तो भाग में, ये 16 बार में कट जाएगा। कितना बार में, ये 16 बार में कट जाएगा। तो x² का वैल्यू 16 आ गया, यानी कि x² का वैल्यू 16 आ गया। तो x का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो 4 लिख दिए। x का वैल्यू 4 आ गया। अब क्या कहता प्रश्न में कि सबसे छोटी संख्या, उन दोनों में छोटी कौन है, 6x और 8x में छोटी कौन है, 6x। जब x का वैल्यू यहाँ पे कितना 4 आ गया, तो 6x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 × 4 हो जाएगा, 6 × 4 = 24। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24। छोटी संख्या कितना हो जाएगा 24। अगर बड़ी पूछता तो x का वैल्यू 4 निकाले थे, तो 8x का वैल्यू 8 × 4 = 32 हो जाता, बड़ी संख्या। हमको छोटी संख्या पूछ रहा था, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24। नेक्स्ट है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो संख्या है तीसरी संख्या से, ये तीसरी संख्या से जो ना दो संख्या है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, यानी दो संख्या ये तीसरी संख्या से 10% यानी अधिक है, तो 10% का अधिक का मतलब क्या है 110, और दूसरी संख्या 25% अधिक का मतलब क्या हो 125, और इन्हीं दोनों संख्या का अनुपात मांग रहा है। तो काट दीजिए इसको, किससे काटिएगा, 22 × 5 = 110, 25 × 5 = 125, यानी कि 22:25 हो जाएगा। बस ये तो आसान था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 22:25।
कुछ नहीं करना है आपको। क्या कहा था, दो संख्या है, तीसरी संख्या से तीसरी का मान लिया हम 100 मान लिए, तीसरी संख्या 100 मान लिए, तीसरी संख्या 100 मान लिए। आप कहा था तीसरी से 10% अधिक है, तीसरी संख्या 100 है तो इससे 10% अधिक है, मतलब क्या हुआ, पहली संख्या 110 होगा, फिर 25% अधिक है दूसरी संख्या, तो तीसरी संख्या 100 माने तो 25% अधिक का मतलब क्या, 125। तो ये 110 और 125 को काट दीजिए, तो इसी का रेशियो आपको पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 22:25। नेक्स्ट है, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा ए मान लिए बराबर, इसी का वैल्यू दिया हुआ आपको 1014। यहाँ से अगर ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा, ये प्रश्न अगर फॉर्मूला आपको याद है तब ये बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा, गुना में इधर भाग में आ जाएगा, काटेगा कितना बार में, कितना बार में काटेगा, ये 6 एकम 6, 6 एकम 6 4, 6 छः का 36, 5 6 9 54, यानी 169 बार में ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 169। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो 169 किसका वर्ग होता है पता है, 13 का होता है। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 13 निकल कर आ जाएगा। ए का वैल्यू जब 13 तो कहता है उसका आयतन, यानी कि ए यानी कि भुजा निकल गया 13, भुजा का मान कितना निकल गया, भुजा का मान जब 13 निकल गया तो आयतन ना निकलेगा। आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो भुजा है 13 तो 13 का क्यू हो जाएगा। 13 का क्यू क्या होता है, याद रखिएगा, 13 का क्यू का मतलब क्या हुआ, 13 गुना 13 गुना 13, 13 को 3 बार गुना करना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 का क्यू 2197 होता है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2197। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2197 घन मीटर। कुछ नहीं हम किए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम था 1014, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 1014। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 169, ए स्क्वायर का वैल्यू 169, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 169 किसका वर्ग होता है, 13 का, तो ए का वैल्यू 13। अब कहता है उसका आयतन, तो घन का आयतन भुजा क्यू होता है, भुजा 13 आ गया, तो 13 का क्यू कितना होता है 2197, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक टोकरी में 350 अंडा है, यदि 12% अंडा सड़ गया है तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं उसमें, यानी कि टोटल टोकरी में 350 अंडा है और उसमें 12% अंडा सड़ गया, कितना बचा, जो सड़ा है उसको बेचेगा थोड़े, जो बचा है उसी को बेचेगा ना। तो 12% जब अंडा सड़ गया तो उसको भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 12% जब सड़ गया तो बचा कितना अंडा उसके पास, 88%, तो इसी का वैल्यू निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो नहीं, 1 जीरो पर 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यहाँ से काटिएगा तो 5 7 35, 5 दूना 10 और 2 से 88 44 बार में, और 44 गुना 7 कीजिएगा कितना होगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 30, यानी कि 308। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 308 अंडा बचेगा उस टोकरी में। 12% सड़ गया तो बचा 88% ना, तो टोटल का 88% निकाल लीजिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 308 अंडा बचेगा जिसको वो बेचेगा। नेक्स्ट है कि ये साधारण ब्याज से है, 2735 रुपया का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, कुछ नहीं करना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो P का मान दिया हुआ है 2735, R का मान परसेंट 5%, T का मान 4 साल, बच्चे 100। इसी को आप सॉल्व कीजिए। 5 से काटिएगा 120 बार में, 4 से 20 काटिएगा 5 बार में, अब 5 से 2735 काटिएगा कितना बार में कटेगा, 5 25, 2 5 20, 3 5 7 35, 547 बार में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 547 रुपया आ जाएगा ब्याज। ये फॉर्मूला से संबंधित प्रश्न, बस ऐसा ही बराबर PRT/100 होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, तो उसी में बैठा के आंसर निकाल लीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, हम लोग जिसको बोलते हैं ना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, दो चीज़ पढ़ते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। एक होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू, एक क्या होता है फेस, एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, स्थानीय मान, और फेस वैल्यू मतलब होता है जातीय मान, उसका फेस दिखाता है। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है, जातीय मान। ये दो चीज़ आप लोगों को पता है, हम लोग तो बचपन से पढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसको बनाते कैसे देखिए, अगर कहेंगे 3 4 5 में 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, प्लेस वैल्यू बोलिए,
3 4 5 में 3 का प्लेस वैल्यू जिसका कहेगा उसको लिख देंगे। 3 का 3 लिख दे, 3 को यहाँ 3 यहाँ पे है, 3 के बाद कै अंक है, 3 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो बैठा देंगे, यही इसका आंसर हो गया। यानी 345 में 3 का प्लेस वैल्यू 300 हो जाएगा। उसी तरह अगर कहते हैं यहाँ पे कि 345 में 3 का फेज वैल्यू, तभी प्लेस वैल्यू बताए। अब फेज वैल्यू में क्या उसका चेहरा दिखाता है। 345 में 3 का फेज वैल्यू कहता है तो 3 ही हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। यानी कि फेज वैल्यू बहुत ही आसान होता है, जिसका कहेगा वही आंसर। 345 में 3 का कहा 3 आंसर, 345 में 5 का फेज वैल्यू कहता 5 आंसर, 345 में 4 का फेज वैल्यू कहता 4 आंसर। समझ रहे हैं ना। लेकिन वही स्थानीय मान में देखना पड़ेगा। जिसका कहेगा 3 कहा तो 3 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो। अगर 4 कहा था 4 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो हो जाएगा। 5 कहा था तो 5 के बाद कोई अंक है ही नहीं तो कुछ नहीं बैठाएंगे। तो इसी तरह से पेज वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू फेज वैल्यू को बनाया जाता है। अब प्रश्न में आइए। प्रश्न में कह रहा है कि 71,624 में किसका 7 का स्थानीय मान, 7 का कहा 7 लिख देंगे। 7 के बाद क्या अंक है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो बैठा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 70,000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगर पूछता यहीं पे कि जातीय मान बोलिए कितना होगा 7 का, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। इसका आंसर तब ए हो जाता। ठीक है, ऐसे ये बनाना है। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। वर्डमान से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो -5 × 20 ये फिर मछली कोष्ठ के अंदर है। फिर तो इसको सॉल्व करके जो भी इसका आंसर होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट और बिल्कुल बेसिक से बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सर आपको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।